हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर जीके जीएस का 40 अंकों का तैयारी जो आपके एग्जाम में 40 अंक पूछे जाएंगे। इसमें से प्रैक्टिस सेट में आपको 5 से 6 सवाल आपको 100% देखने के मिलेंगे आपके एग्जाम में। और आज का थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और एग्जाम में बैठने से पहले इसे आप जरूर देख कर जाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप पेपर अच्छा चाहते हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किस देश में सार्क का सचिवालय है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान या ऑप्शन डी आपका नेपाल। याद रखिएगा, सार्क का जो आपका सचिवालय है वो आपके नेपाल में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 8 जनवरी को, 9 जनवरी या ऑप्शन डी आपका 1 जनवरी। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंधित है? आपको केरल से संबंधित बताना है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कलारीपयट्टू केरल राज्य का संबंधित विश्व का सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, आपको बताना है कि जो लावनी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, गुजरात या ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, लावनी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य शैली माना जाता है। लावनी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 5 कह रहा है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में लिखा गया है। आपको बताना है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर वीवाई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। तो जो आपका रामचरितमानस है वो आपके अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, आपको बताना है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर तो कोई क्वेश्चन आप स्किप मत करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नहीं तो आपका पेपर में अगर ये सवाल आते हैं तो आपको अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इकोलॉजी कहते हैं जिसे वातावरण, पशुओं और पौधों के बारे में जो अध्ययन कहते हैं उसे इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, एक कंप्यूटर के सभी अंकगणित तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है एलयू, सीयू, रजिस्टर या ऑप्शन डी आपका नॉन ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का प्रमुख भाग होता है जो अंकगणित और तार्किक गणना में संबंधित कार्य को समाप्त करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए एल यू। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा आपको बताना है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पहचाना है। तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। निम्न में कौन सा तत्व एक उपधातु है? आपको बताना है कि उपधातु बताना है, ना कि धातु बताना है। ऑप्शन है टीन, बिस्मिथ, फास्फोरस या ऑप्शन डी आपका सिलिकॉन। तो याद रखिएगा वो तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों को गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है आपका मिक्सचर है आपका मेटल का और मेटलाइट का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया था? काफी इजी सवाल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है चार, तीन, दो या ऑप्शन डी आपका पांच। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। गति विषयक तीन मूलक नियम सर्वप्रथम ने सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में दिया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानिए। आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा डेसिबल। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2019, 2000, 1947 या ऑप्शन डी आपका 1950। जो आपको मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछने वाले मैं आपको बता दूं। मैं खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। ये क्वेश्चन सारे पेपर में आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन को आपको कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल आपके 2023 पेपर में सवाल पूछे गए थे और आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे पारित किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री होते हैं आपके देश के, वही अध्यक्ष होते हैं इसके योजना आयोग के। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा 1950। प्रति व्यक्ति आय को डैश भी कहा जाता है। आपको बताना है कि पर कैपिटल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड किस नाम से जानते हो? आपको पहचानना है इस चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो उसे हम औसत आय एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो कम से कम जितने लोग देख रहे हो कम से कम वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्त में अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो डेली आपके एग्जाम तक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाए तो। क्वेश्चन 16 कह रहा है कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? ऑप्शन है ब्राजील, चीन, यूएसए या ऑप्शन डी अपना भारत। तो याद रखिएगा चाहे चावल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे तंबाकू हो, उत्पादन में जो आपका चीन है सबसे पहले स्थान पे आता है। वही बात की जाए भारत की तो भारत चावल और गेहूँ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पे अपना भारत है। सबसे बड़ा और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर हेडलाइट कर लीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सबको पता होगा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। बेकाल जो झील है सबसे बड़ा आपका झील माना जाता है विश्व का। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका साइबेरिया क्षेत्र में दक्षिण भाग में देखने को मिलता है। जो आपके बेकाल विश्व का सबसे अधिक गहरी और प्राचीन झील के नाम से फेमस है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? ये सवाल तो पता नहीं कितनी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो ये सवाल ना पूछा जाता हो। तो याद रखिएगा जो आपका भूमध्य रेखा है वो आपके 13 देश होकर गुजरती है। ठीक है, जो आप मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ देश का नाम बताता हूँ जो जिस जिस देश से आपका भूमध्य रेखा गुजरती है।
पहला आपका ब्राज़ील हो गया, गैबोन हो गया, कांगो हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे आपके देश हैं जो भूमध्य रेखा से गुजरती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा थाईलैंड, क्योंकि आपसे पूछा गया था नहीं, तो नहीं आपका थाईलैंड से होकर नहीं गुजरती है आपका भूमध्य रेखा। तारे का वन निम्नलिखित में किसका सूचक माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, टेम्परेचर का सूचक माना जाता है आपका तारे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि भारत में पहला प्रथम यूरोपीय कौन आया था? तब भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन एवं स्थापना का जो हुआ था 1948 में आपका पुर्तगीज आए थे। डच आपके 1602 में आए थे। वही बात की जाए अंग्रेज की, तो अंग्रेज आपका 1600 और आपके 1599 के बीच में आए थे। और वही बात की जाए डेन की, तो डेन आपके 1616 में आए थे। और बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस सबसे लास्ट में आए थे, 1664 के करीब आए थे आपके फ्रांस इंडिया में। ये सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। रावी नदी का त्रिगुण नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था? तो आपके चंद्रप्रदाई जो थे आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है राजकोट, चंपारण, बरेली, या ऑप्शन डी आपका मेरठ। तो याद रखिएगा, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ शहर से मानी जाती है, जो आपके भारत में प्रत्येक 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी है, आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड आपके 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और आपका चौरा चौरी कांड कहाँ पर है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास एक स्टेशन पड़ता है चौरी चौरा, वहीं पर यह घटना घटित हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति की गठन किया गया था। ठीक है, तो इस ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। 18 आर्टिकल 20, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, जिसे आप छुआ-छूत के नाम से जानते हैं, उसे खत्म किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये सवाल बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, आपको पता होना चाहिए जो आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय तक होता है। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। ठीक है, अगर आप जो आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं, अगर 22 दिसंबर 2022 को अगर अपना पद संभालते हैं, तो आपके 5 साल बाद 22 दिसंबर 2027 में उनका जो कार्यकाल समाप्त होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया जाता है? आपको बताना है। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन डी आपका अटॉर्नी जनरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, उपराष्ट्रपति। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए।
पंचायती राज में कितनी संरचना के स्तर होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, त्रिस्तरीय ढांचे का प्रदान किया गया आपके पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन-सी जयंती मनाई गई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया भी था कि सवाल आपके जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 जो आपको 2023 का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं। तो आपको पता होना चाहिए सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था और उनकी जयंती जो है 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा का अपनाया था? जो यूरो जो है, जो आपके चीन का करेंसी है, आपको बताना है कि ये यूरो कौन-सा देश ऐसा अपनाया था अपने देश ने? तो जो आपका क्रोएशिया है, अभी आपका यूरो जो करेंसी है, जो आपका चीन का करेंसी माना जाता है यूरो, क्रोएशिया जो देश है उसको अपना लिया है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में मैंने 32 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 32 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त में, अपने ग्रुप्स में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।